कबाड़ी वाला या कचरे वाले का नाम सुनकर हमारे जहन में बहुत अच्छी तस्वीर उभर कर सामने नहीं आती है। भले ही कबाड़ी वाले या कचरे वाले हमारे घरों की गंदगी या कूड़े को कम करके हमारे जीवन को स्वच्छ बनाने का काम करते हों, लेकिन तस्वीर इनकी बहुत ज़्यादा सामने नहीं आती है। कचरा एक अपने आप में बड़ी समस्या है, ना सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए। लेकिन नागपुर महानगर पालिका ने कुछ प्रयास किए हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे कचरा वाले या कबाड़ी वालों से मिलाना चाहेंगे जो कोई पुरुष नहीं है। सामान्यतः देखने को ये मिलता है कि ये जो काम होते हैं वो पुरुष से करते हैं, लेकिन नागपुर महानगर पालिका के सहयोग से जो महिलाएं हैं वो इस काम को कर रही हैं। और वो जो काम पहले कबाड़ी वाले या कचरे वाले के रूप में पुरुष करते थे, वो काम अब ये कर रही हैं। और इसके लिए नागपुर महानगर पालिका ने जो बचत गट हैं उनका साथ लिया है। जिस गाड़ी में मैं अभी बैठा था, इसी में जाकर ये जो महिलाएं हैं वो जाकर घरों से कचरे को एकत्रित करती हैं और फिर उसके बाद से किस तरीके से उसका सेग्रीगेशन किया जाता है और उसे रिसाइकलिंग के लिए बेचा जाता है, भेजा जाता है और आगे जहाँ वहाँ पहुँचाया जा सकता है। मैं एक जो रिसाइकलिंग स्टोर है वहाँ पर खड़ा हूँ। ये एक महिला बचत गट के द्वारा चलाया जाता है और इसमें जो है वो काम करने वाली अलग अलग तरह की महिलाएं हैं। इसका संचालन भी महिला करती है और यहाँ काम करने वाली भी महिलाएं। तो नागपुर महानगर पालिका ने अपने सभी जोनों में एक एक जो बचत गट है उसको ये काम सौंपा है। और ये महिलाएं जो हैं, ये बचत गट जो है वो कचरे का ना सिर्फ संकलन करती हैं बल्कि रिसाइकलिंग करती हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये इससे इस काम के माध्यम से बहुत बेहतर मुनाफा भी कमा रही हैं। तो एक तरीके से ये नई पहल, नई सोच है कि महिलाएं इस क्षेत्र में आएँ। महिलाएं तो हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ये जो क्षेत्र है और इसे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाता है और पुरुषों का इसमें आधिपत्य है, लेकिन उसमें अब महिलाएं भी उतरी हैं। हम महिलाओं से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्यों इस काम में आई हैं। ये एक रिसाइकलिंग प्लांट है सॉलिड वेस्ट का। ये वो महिलाएं हैं जो बचत गट के माध्यम से ये सारा काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कागज़ है उसको ये लोग एकत्रित कर रहे हैं और उसका जो खड्डा है वो अलग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये खड्डा है एक बुक का, कॉपी का, उसको अलग किया गया है और उसके जो अंदर के पेजेस हैं उसको अलग किया गया है। तो नागपुर में इस पहल की शुरुआत एनजीओ के माध्यम से हुई है और एक एनजीओ ने इसमें इनिशिएटिव लिया है। उसकी अध्यक्षा अनुसुईया काले हमारे साथ हैं। इन्होंने महानगर पालिका को ये सजेशन दिया कि इस तरीके से काम होना चाहिए और काम किया जाना चाहिए। तो हम उनसे बात करेंगे। मैम, स्वागत है आपका। पहले तो ये बताएं कि बचत गट के माध्यम से हम देखते हैं कि खिचड़ी स्कूलों में दी जाने वाली या महिलाओं से संबंधित और जो काम हैं वो काम तो होते हैं, लेकिन कचरे का जो क्षेत्र है उसमें महिलाओं को लाया जाना और इससे बचत गट से जोड़ा जाना, ये संकल्पना कब आई, इसकी शुरुआत कब हुई और इसमें महानगर पालिका ने किस तरीके से साथ दिया? महानगर पालिका ने खुद अपने तरीके से आपको अप्रोच किया या आपने कुछ इस तरीके का प्रपोजल दिया था? नहीं, 2018 में स्वच्छ सर्वेक्षण के पहले महिलाओं को हमने आगे लाया था और ट्रेन किया था। सिर्फ मैं अकेली नहीं थी उसमें, हम 2-3 सदस्याएँ थे उसमें। मेरी फ्रेंड लीला भी थी, शेफाली थी, मैं थी, हम लोग सब आगे आए थे। और करण पाल जो है उसने वहाँ पे उसके सेंटर पे हमने ट्रेन किया था। पहला रिसाइकलिंग स्टोर एक्चुअली महानगर पालिका ने वहाँ शुरू किया था स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये महिलाएं बहुत अच्छी से काम कर सक रही है। और जैसे संगीता तो काफ़ी टाइम से, मैं ये जानना चाह रहा था कि पहली सोच कैसे थी, क्योंकि हम जब कचरा या कबाड़ी वाले के बारे में देखते हैं तो हम यही देखते हैं कि ये काम पुरुष करते हैं सामान्यतः। तो आप लोगों की ये संकल्पना कहाँ से? मैं उसी पे आ रही थी कि संगीता ताई, अश्विता, हम लोग सब जब मिले तो हमने देखा ये पुरुष इस क्षेत्र में थे।
जब महिलाएं उतना ही अच्छा काम कर सकती है तो हमने ये प्रस्ताव महानगर पालिका को दिया और तब ये रिसाइकलिंग स्टोर्स एमआरएफ सेंटर्स प्लस शासन की तरफ से केंद्रीय सरकार की तरफ से ये प्रोजेक्ट आया भी था महिलाओं के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। तो तभी हमने सोचा कि इस क्षेत्र में सारे महिलाएं और रोज़गार भी उत्पन्न होता है, इससे रोज़गार भी मिलेगा। इनके माध्यम से एक एक स्टोर पे 10-10 महिलाएं, कचरा वेचक, ये सब जो यहाँ आते हैं तो इनको सबको एक बड़ा रोज़गार मिलेगा और उतने ही अच्छे तरीके से काम हो सकता है, खासकर प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक के क्षेत्र में जो है हमेशा पुरुष रहे हैं। तो इसमें हमारी महिलाएं जो है प्लास्टिक को अलग करके और जितना यहाँ पे सेग्रीगेट होता है उतना डंप साइट पे नहीं जाता है, उतना ही उत्पन्न इधर होके स्वच्छ सर्वेक्षण में भी महानगर पालिका को इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि डेटा मिलता है इधर, रिपोर्टिंग जो होती है ये पूरा डेटा महानगर पालिका को जाता है। तो ये जो कोशिश है ये सिर्फ नागपुर में शुरू है या देश के कई और शहरों में भी शुरू है, क्या जानकारी है आपको? अभी जो है हमको जो जानकारी है कि हाँ कचरा वेचक के लिए किया जा रहा है, लेकिन नागपुर में एक हम अपना जो यहाँ पे है स्टोर्स 4-5 स्टोर्स जो है ये एक ही प्रयास शुरुआत हुई थी। बाकी शहरों में अभी धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन ऑफिशियल जो है महानगर पालिका के साथ मुझे जो पता है वो नागपुर का ही है। तो जैसे आजकल हम देख रहे हैं आप तो पर्यावरण के लिए भी काम भी कर रही हैं, तो पर्यावरण एक बहुत बड़ी चुनौती है और हमारा जो डंपिंग यार्ड है वहाँ तो लाखों मैट्रिक टन कचरा है, उसको ख़त्म करने की अलग अलग तरह के प्रयास शुरू हैं। तो ये जो कोशिशें हैं छोटी छोटी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? एक तो ये हो जाएगा कि घर से निकलने वाला जो कचरा है, सॉलिड वेस्ट अगर अलग हो गया तो वो सही जगह पर पहुंच जाएगा और फिर उसका रिसाइकलिंग हो जाएगा। वैसे ये प्रोसेस बहुत लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन उतनी कामयाबी देश में जितने पैमाने पर मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। तो ये जो छोटे छोटे प्रयास है इसके माध्यम से आपको क्या लगता है कि कितनी कामयाबी मिलेगी या मिल सकती है? कामयाबी बिल्कुल मिल सकती है, नागरिकों का साथ चाहिए। एट सोर्स सेग्रीगेशन जिसको हम बोलते हैं, आपके 100% कचरे में से 70% जो कचरा है वो काम का है, उतना हमारे डंप साइट तक जाना ही नहीं चाहिए। अब वो 70% वेस्ट में से 50% वेस्ट अगर मैं पकड़ूँ तो वो पूरा रिसाइकलेबल है या रीयूज़ करने वाला या जिसको मोल है। तो हम जो बोलते हैं कि कचरा लाख मोलाचा, ये एक्चुअली फैक्ट है। और ऐसे स्टोर्स के माध्यम से ये कचरा जब इधर आता है तो लोगों को इसका मोल मिलता है। तो सेग्रीगेशन या वर्गीकरण जिसको हम बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा एट सोर्स नागरिकों ने करना चाहिए, यहाँ रिसाइकलिंग स्टोर पे लाना चाहिए ताकि वो डंप साइट पे जाए ही ना और पर्यावरण को भी उसका नुकसान ना हो। तो नागपुर में ऐसे कितने बचत गट हैं जो ये काम कर रहे हैं और कितनी महिलाएं इस काम से जुड़ी हुई हैं? अभी तो 4 गट है जुड़े हुए हैं। वैसे हमारे पास 6 रिसाइकलिंग स्टोर्स थे, उसमें से 2 गठों में से जो लेडीज संभाल रहे थे उनकी कोरोना में मृत्यु हो गई, इस वजह से वो फिर से स्टार्ट नहीं कर पाए हम। अभी उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बट अभी 4 गट है जो काम कर रहे हैं। और रोज़गार अगर आप पकड़े तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 100 के ऊपर इनको रोज़गार है, 100 औरतों के ऊपर आराम से रोज़गार है। और ये कचरे से ही। अच्छा ये बताएं कि ये जो अभी हम जिस इलाके में बैठे हैं वो बड़ा कॉस्टली इलाका है, धर्मपेट है, तो एक लैंड का बहुत बड़ा इशू है। तो लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी भी ज़रूरत हुई होगी, तो इसकी मदद किसने की? महानगर पालिका ने। अच्छा जी, इनके मशीन्स, इनकी जगह, ये सब महानगर पालिका की दी हुई है और महानगर पालिका की तरफ से ही पूरे ये स्टार्ट किए गए हैं। उद्घाटन भी जो है हमारे अधिकारियों ने इसका किया हुआ है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो बचत गट का संचालन करती हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप बैठे भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम बता दीजिए और आपके बचत गट समूह का भी नाम बता दीजिए। नमस्कार, मी संगीता रामटेके, सावित्री महिला बचत गट धरमपेठ झोन क्रमांक 2 मधून। ये बताएं कब से ये काम कर रही हैं और ये काम शुरू करने के बाद से क्या तकलीफ़ें आईं और क्या बदलाव हुआ और क्या फ़ायदा हुआ? हाँ, ये तो वैसा तो मैं ये काम 1992 से कर रही हूँ, लेकिन जो मेरे को पहचान मिली है 2018 के बाद ही मिली है। 2018 के पहले तो सब कचरे वाले करके हम लोग फेमस थे, लेकिन जो इज्जत मिली है, जो महानगर पालिका और स्वच्छ एसोसिएशन ने में से ये दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत एक उपक्रम निकला था, उसमें ये बचत गट महिलाओं को कचरा संकलन का काम दिया है ना, तो उसमें से हम लोग यानी खुद को इतना आत्मविश्वास आ गया है कि कचरे वाले ना होके हम लोग एक ऐसा समझ लो कि एक कंपनी वाले या बिजनेस वाले हो गए, ऐसा फील करते हैं। हाँ, तो इस काम में जैसे कि आप महिला हैं तो कोई दिक्कत नहीं आई? जैसे कि अब हम देखते हैं
कि ये काम जो है ये तो पुरुष ही करते थे लंबे समय तक, और इसमें सिर्फ ये नहीं है, सेग्रीगेशन नहीं है, अपने सेंटर में आके आपको कलेक्शन भी करना है। तो कलेक्शन करने के लिए कौन है आप लोगों के पास में? महिलाएं हैं या पुरुषों को आप भेजती हैं? हम महिलाएं कलेक्शन करने जाती है, लेकिन जो कचरे वाले के साथ या रद्दी वाले के साथ होता था, कुत्ते के लिए कैसा गेट के पीछे में लिखा रहता कुत्ता है अंदर नहीं आना, वैसा गेट के ऊपर एक पाटी लगी रहती कोई कोई अपार्टमेंट में, कचरे वाले ने अंदर आना मना है। वो भेदभाव हमारे साथ नहीं होता है। हमको जो भी बुलाते हैं लेडीज को, उनके घर के अंदर तक हम जाते हैं। एक रद्दी वाले की हमने इमेज बदला के रख दिए। एक रद्दी वाला होता था, वो गंदा सा थैला लेके ऐसा कचरा लेने किसी के बंगले में जाता था, उसको दरवाजे के यानी बाहर खड़े रखते थे। हमको वो नहीं है। स्वच्छ एसोसिएशन और महानगर पालिका का जो हमारे पीछे नाम चलता है, उसके वजह से हम लोगों के घर के अंदर जाके उनका कचरा निकाल लेते हैं, उनको बता भी सकते हैं कचरे का महत्व क्या होता है और कचरा क्या है। तो जो हमको कचरा देने वाले लोग हैं ना, घर के अंदर ले जाके पूछते हैं, किचन तक जाने की हमको परमिशन है, जो कि किसी रद्दी वाले को नहीं थी। रद्दी वाले को तो बाहर खड़े करके ये करते थे। तो वो रद्दी वाले ना होके हम लोगों को एक सम्मानजनक ये मिला है, जीवन मिला है। एक विश्वास का भी बड़ा ये हो जाता है कि कचरे वाला या जो कबाड़ी वाला है उसकी इमेज जिस तरीके से है कि उसको उस पर विश्वास कितना किया जाए। आपका नाम बता दीजिए और आप कब से इस काम में हैं ये बता दीजिए। मेरा नाम प्राची कोंडाने है, मैं लक्ष्मी नगर जोन से हूँ और मैं 2018 में मिली मुझे ये दुकान, तो तब से काम कर रही हूँ। उसके पहले मैं ऐसे ही लोगों के घर में जाके बर्तन वगैरह काम करती थी। अभी ये शॉप मिली तब से यहाँ पर रिसाइकलिंग स्टोर। अच्छा, आपको किसने ये बताया कि ये काम करना चाहिए, या आपको कैसे पता चला कि इस काम को करना चाहिए, इसमें फ़ायदा है? ये बचत गट की ईश्वर चिट्ठी पड़ी थी। हाँ, उसमें से गटों का नाम निकला था। अच्छा, हाँ। तो महानगर पालिका ने एक ड्रॉ किया, उसके बाद में से फिर ये तय हुआ। लेकिन आप तैयार कैसे हुई कि मतलब आपको ये काम करना है? ये आप जैसे मैं बचपन में मेरी मम्मी की ऐसी दुकान थी कबाड़ी की, तो वो करती थी, तो मैंने देखा था कि कर सकते हैं, अपन भी कर सकते हैं। और जब बचत गट के इसमें नाम भी निकला तो फिर शुरू किया। पहले स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, पर ठीक है, हो गया सब मैनेज। तो अभी कैसा लगता है ये काम करना? अच्छा लगता बहुत है? अच्छा, एकदम प्राउड फील होता है कि अपन भी कुछ अच्छा काम कर रहे करके। ये तो मतलब कबाड़ी का काम अच्छा काम कैसे हुआ कि मतलब पहले अच्छा नहीं क्यों लगता था कि मतलब एक सोसाइटी के एक प्रॉब्लम को आप ख़त्म कर रहे हो, ये अच्छा लगता है, या पैसे अच्छे मिलते हैं इसलिए मिल रहा है? नहीं, पैसे का तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि अभी हम सब लेडीज़ों को बांट के लेना पड़ता, तो उतना तो हम मुनाफा भी इतना नहीं सोचते हम लोग। पर यही एक इंटेंशन है कि यानी नागपुर को हम स्वच्छ करने में मदद कर रहे हैं, कुछ बस इतना। स्वच्छ करने में थोड़ी थोड़ी आप मदद कर रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए। बनमाला मुनघटे, मंगलवारी जोन से हूँ मैं। अच्छा, आप कब से हैं इस काम में? 2019 2019। हाँ, 18 में ईश्वर चिट्ठी निकाली थी, मेरे बचत गट का नाम आ गया उनमें ईश्वर चिट्ठी में। और 19 को मेरे को अगस्त महीने में 6 अगस्त को मेरे को सेंटर मिला। तो ये सेंटर मिलने के बाद में आपके पास में एक पूरा जोन है, तो कचरे के कलेक्शन का काम आप लोग कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद में रिसाइकलिंग की प्रोसेस कैसे होती है, फिर उसको कौन से कचरे को कहाँ भेजना है उसकी प्रोसेस कैसे होती है, इसकी पूरी ट्रेनिंग ली होगी आप लोगों ने? हाँ जी, हाँ लेनी पाल सर ने दी थी हमको ट्रेनिंग। तो फिर उसके बाद में काम उसका कैसा वर्गीकरण करना है, कौन सा कचरा कहाँ पे रखना है, वो सब हमको ट्रेनिंग दे दिए हैं। तो फिर अभी आप वैसे ही भेजते हैं? तो आपके सेंटर में आने के बाद में फिर कचरा जहाँ भेजा जाना है वो लोग खुद ही आते हैं या आप लोगों को भेजना पड़ता है? वो खुद आते हैं, वो खुद ही आते खुद आते हैं, माल लेने के लिए खुद आते हैं। और जैसे किसी का कचरा रहा, वो आते हैं हमारे सेंटर में, बताते हैं कि यहाँ पे है, आप आ जाइए और लेके जाइए। तो मैं मेरी भाइया लोग जाती कलेक्ट करके लेके आती है। आपने बताया कि आप 1991 से आप ये भी दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि ये हिरकणी नव उद्योजक महाराष्ट्राची ये सावित्री महिला बचत गट है, जो उनको ये पुरस्कार भी मिला है 2018 में इस काम के लिए। महाराष्ट्राची हा पुरस्कार आमच्या गटाला मिळाला आहे की आम्ही सगळं चांगलं काम केलं आहे कचरा संकलनाचं म्हणून। ये चंद्रशेखर बावनकुळे के हाथ से, तब वो पालक मंत्री थे, उनके हाथ से मिला है। ये अभी G20 में मेरे को नागपुर का प्रतिनिधित्व बना के मेरे को
क्या बोलते हैं G20 अभी जो चालू था उसमें नागपुर में हुआ, तो नागपुर उसमें में भी आप गई थी? उसमें मेरे को इंदौर और इंदौर से दिल्ली बाय फ्लाइट भेजा गया था। अच्छा, हाँ। तो फिर वहाँ फिर आपने कुछ बात भी रखी अपनी? बात भी रखी मैंने, इंदौर वालों से भी बात रखी, दिल्ली में भी बात रखी मैंने। इंदौर शहर को जो 6 साल से कचरे यानी स्वच्छ शहर का जो पारितोषिक मिल रहा है कि उसमें इंदौर अपनी कुछ मदद कर सकता है क्या आप, और उनका डंपिंग यार्ड देखे, वहाँ की कचरे की विल्लेवाट देखे, वहाँ की जनता से भी हमने बहुत बात अच्छा, की। ये बताएं कि वो नंबर 1 है, नागपुर नंबर 1 नहीं है, अभी हम तो लगातार फिसल रहे हैं स्वच्छता के, तो ऐसा इंदौर में क्या है और हमारे यहाँ नहीं है जो होना चाहिए, और हम क्यों पीछे हैं, इसकी वजह क्या है? क्या आपने अनुभव किया वहाँ? अभी तो नागपुर सुंदरता में नंबर 1 आया है, अभी 4 दिन पहले ही हो गया स्वच्छ सुंदर नागपुर करके, उसकी तो नागपुर को बधाई है। लेकिन जो इंदौर की जनता नगर पालिका को साथ देती है वो नागपुर की जनता नहीं देती है। आप कितना भी आज नागपुर नगर पालिका कितना घरों के लोगों में जाके तो हर घर में जाके तो वर्गीकरण नहीं करेंगी ना, जब तक अपने को नागपुर की जनता साथ नहीं देंगी तब तक नागपुर स्वच्छ नहीं होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जनता ने वर्गीकरण करना चाहिए, पहल करना चाहिए कि ओला और सूखा कचरा अलग दे। सूखे कचरों का तो मोल होता है, वो तो कचरा बोलो ही मत। हम लोग कोशिश करेंगे कि ओले और सूखे के लिए उनको अलग अलग तो हम बोरे दे या बास्केट दे, सूखा कचरा लेने हम खुद जाएंगे और वहाँ पर ही उनको उनका मोल देंगे। लेकिन जनता का, नागपुर के जनते का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो गीला और सूखे कचरे का सेग्रीगेशन करके दे। तभी तो नागपुर वाले नहीं करते हैं, इंदौर वाले करते हैं, इसीलिए वो अरे नंबर 1। इंदौर वाले के यहाँ पर नियम ही करा है कि अगर उन्होंने एक में दिए, हम लोगों ने वहाँ के पब्लिक से भी बात करने को हमको मौका दिए उन लोगों ने, तो देखे इंदौर वाले ने हर घर में एक मड़का रखे है, हर टूटा वाला मड़का, उसमें जो गीला कचरा होता है, जो अपनी भाजी पाला, अंडे का छिलका, नारियल का बूचा, वो उसमें डालते हैं और वो उसका खाद बना के यूज करते हैं। सूखा कचरा वो लोग बराबर सूखे कचरे में डालते हैं। ये हर घर में होता है मटके वाला? में होता है। वहाँ के नगर पालिका ने वहाँ पर कानूनी लागू करा है कि तुम ये ऐसा एक में देंगे तो हम लेंगे नहीं। और वो भी है कि 3 दिन अगर एक घर से वहाँ पर कचरा ना निकले तो नगर पालिका एक्शन लेती है कि 3 दिन का कचरा कहाँ है तुम्हारा, इंदौर वालों का। अपने यहाँ तो लेकिन रोज गाड़ी ही नहीं आती कचरे की, ये भी समस्या है। समस्या वो नहीं है, गाड़ी आती है, अरे एक आधे इधर नहीं आती होंगी, लेकिन नागपुर महानगर पालिका जो ये 5 साल में आप देखते होंगे ना, बहुत ही प्रगत कार्य कर रही है कचरे के लिए। और जो अभी तक इतना बड़ा कचरा लैंडिंग का अपना इशू था वो बहुत कम हो गया, वो आने वाले कुछ सालों में ये भी कम हो जाएगा। 12 लाख मेट्रिक टन कचरा जो है वो नागपुर महानगर पालिका ने उसको नष्ट किया, ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। ये बताएं, आप बता रहे हैं कि 1991-92 से आप ये काम कर रही हैं, तो इतना लंबा समय हो गया और यही काम कर रही हैं। ये इस काम से तो महानगर पालिका ने आपको जोड़ा और एनजीओ ने आपको जोड़ा, ये तो बात की बात होगी, लेकिन आप उस समय से काम कर रही हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं आई या कोई बोलने वाला नहीं आया कि आप महिलाएं हैं और इस तरीके का काम कर रहे हैं? तो घर की आर्थिक स्थिति के कारण आप ये सारे इसका मतलब कबाड़ी का काम कर रही थी, ये क्या था उसके पीछे, क्या दिक्कत थी? 2092 में एक मदर हैंडेड प्रोजेक्ट चलता था शिवाजी नगर में, उसकी एक मेघा पाटकर मैडम थी जो कुटुंब प्रमुख महिला होती है, उनके लिए एक एनजीओ चलाती थी। उन लोगों ने मेरे को दुकान से उठा के ले गए थे, उन लोगों ने मेरे को मेरे दुकान से उठा के ले गए थे कि तू दुनिया की पहली औरत है कि जो ये काम कर रही है। अच्छा। वो टाइम में मेरा रेडियो पे इस पे उस पे इंटरव्यू करे, मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं सच्ची में कुछ अलग कर रही हूँ और मेरे को इतना ये कचरे से लगाव हो गया तो मेरे को दूसरा काम अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा, घर वाले या जान पहचान वाले कुछ नहीं बोलते थे कि आप ये काम कर रही हो? हाँ, शुरू में तो सब जन मेरे को कचरा वाली करके बोलते थे, लेकिन अभी वही मेरा नाम लेते हैं कि मैं सबसे अच्छा काम करती हूँ। और कचरे वाली होकर भी मैंने मेरे बच्चों को वो शिक्षा दी हूँ कि जो नहीं मैं अच्छे इसमें रह के नहीं दे सकती थी। मेरा लड़का इंफोसिस में इंजीनियर है और अभी पहले जूनियर था, अभी सीनियर इंजीनियर हो गया है। मेरी लड़की पीएचडी कर रही है। अच्छे लोगों के साथ मिलके मैं अच्छा ही काम कर रही हूँ। और अब क्या बोलते हैं ये पहले जो लोग आपको कचरे वाली बोलते थे? आपको मेरे को मैडम जी वगैरह बोलते हैं सब जन। संगीता ताई बोलते हैं। ये बताओ कि इस काम में हम देखते हैं कि जो कबाड़ी का काम और ये करते हैं, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है कि वो खूब पैसे कमाते हैं, तो इनकम इसमें इस काम में भी है? बिल्कुल है, तभी तो हम हमारे तरफ देख रहे हैं ना, हम लोग कितना संतुष्ट है। एक अच्छे बिजनेसमैन है। बहुत संतुष्ट है हम लोग अपने काम से। जिस काम को थोड़ा सा गलत नज़रिए से देखा जाता है उसको आपने बिजनेस के तौर पर बदल दिया। हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम बता दीजिए और आप कहाँ पर अपना बचत गट और ये सेंटर चलाती हैं?
मेरा नाम अस्मिता रवि पाटिल है। मैं आशीनगर जोन में ये सेंटर चलाती हूँ। और कब से चला रही हैं? मैं 2018 में हमारे निवेदन मांगा गया था महानगर पालिका से कचरे के लिए। तो मेरे मन में ऐसा था कि कुछ ना कुछ तो करना है। लोगों के घर में रोटी बनानी जाती थी, नहीं कुछ अपना करना है। तो मैडम आशीनगर जोन में वो निकली, वो चिट्ठी, ईश्वर चिट्ठी निकली, मेरा नाम ही नहीं था। तो मैंने अनु मैडम से बोला नहीं मेरे को कुछ करना है, मेरे को कहीं पे भी दो आप, लेकिन मैं करूँगी ये काम। तो उन्होंने क्यों ऐसा इस काम को करने के पीछे? क्योंकि बचत गट का जो काम है उनके पास में तो सरकार की कई योजनाएं, कई तरह के आप काम कर सकते हैं, लेकिन यही काम करना है ऐसा क्यों? इसमें प्रॉफिट दिखा इसीलिए? नहीं, मेरे को इसका कुछ भी नॉलेज नहीं था। अच्छा। इसमें जब मैं आई मेरे को क्या यानी कौन सा क्या है मेरे को कुछ भी नहीं समझता था। लेकिन अपने पैर पे खड़ा होना था, अपने आत्मसम्मान के लिए करना था, लोगों के घर में काम नहीं करना था। तब मैं अनु मैडम के पीछे पड़ के मेरे को चाहिए, मेरे नाम नहीं आया लेकिन मेरे को आप कहीं से भी करा दो। तो उन्होंने मेरे फ्रेंड के जरिए से मेरे को उसका चिट्ठी निकली थी, हम दोनों को पार्टनरशिप में डाला। इतनी दिक्कतें आई, हस्बैंड ने बोले कि मेरे को छोड़, नहीं तो ये काम छोड़। मैंने बोला आपको छोड़ दूंगी, मैं काम नहीं छोड़ सकती। फिर उसके बाद कबाड़ी वाले, वहाँ बहुत कमाल चौक में बहुत सारे कबाड़ी वाले, यानी एक एरिया है वो, इसका ये मार्केट है। वो लोग मेरे को आके धमकाते थे कि आप लेडीज हो, आप कर नहीं सकते, आप छोड़ के भाग जाऊंगी, ये छोड़ दो, आपके बस का नहीं है। मैं बोली नहीं, मेरे को करना है, मैं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तब मैं कैंसर से सर्व भी कर रही थी, यानी तब मेरे को ऑलरेडी कैंसर हो चुका था। आपको? हाँ, 16 में हुआ था, तो मैं उसी इसमें थी। लेकिन वो गंदा काम होते हुए भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मैंने हैंडल किया। मैं जानना चाहता हूँ क्यों प्रॉब्लम नहीं आई? मतलब गंदा काम है, आपके पास में घरों से निकलने वाला कूड़ा है, आप उसको सेग्रीगेट करना है, ये गंदा ही काम है, तो फिर आपको क्यों मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये गंदा काम नहीं था? गंदा काम नहीं था। उस गाड़ी आती ना कचरे की, वो गाड़ी आती थी कचरे की, कुछ गाड़ी आती थी, उसमें कैसा मिक्स कचरा लाके डाल देते थे। अच्छा, तो पहले आप लोग वो गाड़ियों से सेग्रीगेशन करते थे? हाँ, शुरुआत वहीं से किया हमने। हाँ। उसको अलग करना, सब ये करना, हाथ में ग्लव्स वगैरह दिया था महानगर पालिका ने, मास्क वगैरह वो करना था, हमने किया। वो सैनिटाइजर नैपकिन आती वो कुछ, तो उसको अलग निकालना, वो भी किया। उसमें हिम्मत रख के काम किया और आज तक कर रहे। कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हम अपने पैर पे खड़े हैं, कोई ये नहीं बोलता। कचरे वाले बोलते थे पहले, लेकिन अभी नहीं बोलता कोई। उससे हमको पहचान मिली। अभी बिजनेस वूमन बोलते हैं। हमारे साथ एक और महिला हैं, ये थोड़ी सी जितनी महिलाएं उनसे ज़्यादा उम्र दराज हैं। ये बताएं कि आपका नाम बता दीजिए, आपके बचत गट का नाम बता दीजिए, और ये बताएं कि इस काम में आप कैसे आए? माझं सुमन सावतकर नाव आहे, महिला मानसी बचत गट. तो ये बताएं कि आप मतलब कैसे, ये काम कैसा लगता है? छान आहे. पहिल्यांदा गंध वाटते, पण आता सवय पडता पडता काही वाटत नाही. अच्छा, अभी ऐसा भी होता है कि आप लोगों को खुद से लोग बुलाते हों? अभी जैसे पहले, अभी जिस इलाके में हम बैठे हैं, धर्मपेट है, इसके अगल बगल शंकर नगर है, फिर और भी अभ्यंकर नगर है, बड़े बड़े इलाके हैं, मतलब थोड़े से संभ्रांत लोगों का ये इलाका है। तो कबाड़ी का या कचरे का जो बिज़नेस होता है कि मतलब छोटे मोटे बस्तियों से निकलने वाला जो कचरा है, वहाँ ये प्रचलन ज़्यादा है कि मतलब घरों का कचरा कबाड़ी वाले को दें, बेचें, उससे थोड़ा सा पैसे भी मिल जाए। लेकिन इन इलाकों में ये सब नहीं होगा। कचरा तो यहाँ से भी निकलता होगा और वो आखिर में महानगर पालिका की गाड़ी से जाके वो डंपिंग यार्ड में जाता होगा। अब क्या अनुभव है आप लोगों का कि अब यहाँ के जो लोग हैं आप लोगों को खुद फ़ोन करके बुलाते हैं कि आ जाओ, आप कचरा ले लो? क्या प्रक्रिया बीते 3-4 सालों में आपने किस तरीके से बना ली है? हाँ, उसके लिए तो मैं स्वच्छ की आभारी रहूँगी। स्वच्छ ने इतने हमारे फ़ोन नंबर फैला दिए हैं इधर उधर कि ये जोन के ये नंबर है, ये जोन के ये नंबर है, सब तरफ स्वच्छ एसोसिएशन ने हमारे इतने नंबर फैला दिए हैं कि वो लोग अभी कभी कभी क्या बोलते हैं, मैडम तुम लोग आ जाओ और डोनेट करते हैं। उनको तो पैसे की ज़रूरत नहीं रहती है। वो लोग तो खूब सारा माल हमको ऐसे ही डोनेट कर देते हैं। और कुछ ऐसे भी होंगे जो अलग अलग जगहों से कलेक्ट करते होंगे और आपके यहाँ लाके छोड़ते होंगे और बेचते होंगे। कचरा वेचक हो गए या एक जगह कलेक्ट करने वाले जो कचरे वाले हो गए, जो किसी के घर के मलबा वगैरह उठाते हैं, उनको भी कचरा कलेक्ट, यानी वहाँ पर कचरा दिखा तो उसको लेके जाओ बोलते, तो उनको भी इतना मालूम हो गया कि मलबे के साथ में ये सूखे कचरा नहीं फेंकना है, इसका मोल है। वो सब जन हमारे इधर आते हैं। जैसे गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर हो जाए, बर्तन घसने वाली भैया हो जाए, दवाखाने के वार्ड बॉय हो जाए, ये सब जन हमारे तरफ आते हैं। इनको मालूम हो गया कचरे का मोल क्या है करके। ये बताएं मैम कि ये जो पहल शुरू हुई है 3-4-5 सालों में, आप इसमें कितना बदलाव देखती हैं
और नागपुर शहर के जो लोग हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हुए दिखाई देते हैं? ये जो प्रोजेक्ट है ना MRF सेंटर, जिसको रिसाइकलिंग स्टोर बोलते हैं, ये एक्चुअली जब शुरू हुआ था तो ऐसा था कि पूरे व्हीकल्स जो है अपने कचरे की गाड़ियाँ वो यहाँ पे आए, यहाँ पे जो ड्राई वेस्ट है वो उतारा जाए और यहाँ सेग्रीगेशन होके जो रिजेक्ट और ये वो फिर भांडेवाड़ी जाए, तो उतना यहाँ पे रिकवर या रीयूज़ के लिए जाएगा, रिसाइकलिंग के लिए। तो शुरुआत हमारी 6 स्टोर से हुई थी, आगे और बढ़ाने की बात थी, लेकिन अभी भी वहीं पे हम रुके हुए हैं क्योंकि जो स्वच्छ भारत मिशन है या स्वच्छ सर्वेक्षण का जो है वो MRF सेंटर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी पे बहुत जोर देता है। अच्छा। और वो महिलाओं के लिए ही है, बचत गट की महिलाएं और कचरा वेचक, इन्हीं के लिए ये प्रोजेक्ट है। तो ये जो महिलाएं ये बता रही हैं कि इनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अच्छी आर्थिक मुनाफा भी हो रहा है, एक तरीके से सॉल्यूशन भी निकल रहा है, तो इन सेंटरों को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है। ये सेंटर 100 होने वाले थे, लेकिन लोगों का साथ, एक नागपुर तो में ही 100 नागपुर में, हाँ नागपुर में ही 100 होने वाले थे और अलग अलग जगह पे होने वाले थे। कई महिलाओं को और हमने ट्रेनिंग भी दी हुई है, लेकिन अभी तक उनको जगह अलॉट होने की है। और नागपुर में जितने अभी जहाँ पे ये लोग जाते हैं वहाँ तो मिल रहा है, लेकिन आगे जैसे इन्होंने बोला इंदौर में कि मैंडेटरी है कि अगर आपने अलग अलग नहीं किया तो लेके ही नहीं जाएंगे। ऐसा यहाँ अगर हो तो शायद प्रतिशत और मिले। हम अपने तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमको जहाँ भी बुलाए हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, मेरे साथ ये लोग भी जाते हैं, हम सारे मेंबर्स जाके ट्रेन करते हैं कि रिसाइक्लेबल या रीयूजेबल क्या है जो अपने डंपिंग साइट तक नहीं जाना चाहिए। पर ये जो प्रोजेक्ट है ये और आगे बहुत बड़ी मात्रा पे जाना चाहिए प्रशासन की तरफ से, और महिलाओं को ही आगे लाना चाहिए इसमें। एक चीज़ तो ये भी हो सकती है कि अगर जैसा ये बता रही हैं कि आप लोगों ने आपके एनजीओ ने कई जगहों पर इनके जो नंबर है वो सर्कुलेट कर दिए हैं और उसके बाद कबाड़ी वाले या कचरे वाले को लेके एक धारणा बदली, महिला कोई अगर आए तो एक अलग किस्म का विश्वास बनता है और इज्जत भी देते हैं, अच्छी से ट्रीट भी करते हैं। और जैसे इन्होंने बोला कि घर तक भी आने देते हैं, कई कबाड़ी वाले भी छोटे मोटे जो रिक्शा और इससे जाते हैं वो भी यहाँ पे लाके देते हैं। पर पहले का जो सिस्टम था कि गाड़ियाँ यहाँ आती थी, एक्चुअली मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का मीनिंग ही वही है कि अपनी गाड़ियाँ यहाँ आए, यहाँ वो सेग्रीगेशन हो और जो भी यहाँ पे यूज़फुल है वो उतर के उसमें कई बार सैनिटरी नैपकिन आता था, डायपर्स आते थे, पर इन्होंने वो भी काम किया है। अच्छा। ऐसे नहीं कि पीछे हटे हैं। हाँ, लेकिन सैनिटरी नैपकिन या डायपर है उसको तो डिस्पोज करना पड़ता है बाकायदा, बहुत केयर करके। कचरे में आता था। अच्छा। क्या बताएं, इतना कुछ आता था उसमें, लेकिन ये लोग कोई पीछे नहीं हटे, उन्होंने वो भी किया है क्योंकि तब लिटरली न्यूज़पेपर के बीच में भी सैनिटरी नैपकिन्स और डायपर्स आते थे अच्छा। यूज़ किए हुए। तो वो भी काम से ये लोग पीछे नहीं हटे हैं, आगे ही आए हैं कि हम करेंगे। और जैसे आपको बताया कि हिरकणी महाराष्ट्र के अवार्ड जो मिला है रिसाइकलिंग स्टोर को ही मिला है, उसके बाद तो हमने सोचा था कि यहाँ के हमारे पॉलिसी मेकर्स और प्रशासन मिल के कम से कम नहीं तो भी 50 स्टोर तो शुरू करेंगी, बचत गट को आगे लाएंगी, महिलाओं को आगे लाएंगी, जिसके हम अभी भी वेट कर ही रहे हैं। अच्छा, एक जो सेंटर है ये इनका, ये मतलब क्या इनका आर्थिक मुनाफा ठीक ठाक ये कमा लेते हैं? बिल्कुल ठीक ठाक कमा लेते हैं और हम अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करते हैं कि जितना इनका हम लोग प्रचार कर सके उस पे हम फैसिलिटेटर्स के रूप में इनका जितना साथ दे सके। ट्रेनिंग के बाद भी ऐसा नहीं कि छोड़ा है, और मिल जाता है जितना है। हम चाहते हैं इनका रोज़गार और बढ़े। लोगों ने अच्छी तरीके से अगर सेग्रीगेशन वाकई में किया तो एक व्यवसाय के तौर पे जो छोटा मोटा ये कर रहे हैं उस पर बहुत बड़े मात्रा पे हम लोग जा सकते हैं। और जो चीज़ें चल रही हैं या सॉलिड वेस्ट को लेकर जो हमारे नागपुर की दिक्कतें हैं, आपको क्या लगता है ये जिस तरीके से हम चल रहे हैं, जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, तो ये पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व होने के लिए या 100% नागरिकों के जागरूक होने के लिए और कितना समय लगेगा, या जागरूक करने के लिए कौन कौन तरह के कदमों को उठाया जाने की ज़रूरत है? सर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था, तब से लेकर अभी तक मैं अपने इसके लिए हम लोग बोलेंगे जो हम 2-3 NGOs काम कर रहे थे, जैसे सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वच्छ एसोसिएशन, हम लोग ने जो पहल की थी हम आज भी जूझ रहे हैं। जैसे मैं उनको बोलती हूँ बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वेट बेसिस पे। अगर आप वज़न के इस पे अपना कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो जो वेंडर है वो क्यों सेग्रीगेट करेगा? वो तो जितना आप डालोगे, जितना वज़न बैठेगा वो वही प्राइस करेगा। लेकिन उस पर और सेग्रीगेशन का एक दिया हुआ भी है कॉन्ट्रैक्ट में, पर ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप वेट बेसिस पे भी बोल रहे हो और आप सेग्रीगेशन भी बोल रहे हो। कोई भी मुनाफा नहीं होगा तो क्यों करेगा?
और प्रशासन की तरफ से जो हमको लगता है बोर्ड्स, हर जोन में बोर्ड, आज भी लोगों को मालूम नहीं है कि कौन से कचरे में क्या जाता है। ये इतने छोटे पैम्पलेट देने से लोगों को नहीं, उसको चित्र देखना ज़रूरी है। जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी अगर चित्र देखे तो बहुत अच्छी तरह वर्गीकरण कर सकते हैं। और हमने अपने प्रेजेंटेशन से सब तरफ दिखाए हैं। लेकिन मेरा कहना है कैपेसिटी बिल्डिंग या ट्रेनिंग जो होता है, हम पहले कोरोना के पहले करते थे, प्रशासन के लोगों को भी करते थे, जो अपने सफाईदूत थे उनको भी करते थे, पर बहुत बड़ी मात्रा में इसमें सुधार की ज़रूरत है प्रशासन की तरफ से। जो आईसी का पैसा है वो पूरी तरह बोर्ड्स और इस पर खर्चा होना चाहिए। बहुत तरह के सुधार की ज़रूरत है। ये तो वो महिलाएं हुई जो बचत गट का काम करती थी। हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे जो ये काम करती हैं। ये अभी सेग्रीगेशन का काम कर रही हैं। आपका नाम बता दो और आप ये बताओ कि ये काम आप कब से कर रहे हो? मेरा नाम वंदना भावने है और मैं ये काम कर रही हूँ 3 साल हो गए हैं। तो आप तो कुछ और भी काम कर सकती हो, आपने ये काम क्यों चुना और क्या इसमें जो आर्थिक मुनाफा हो जाता है वो ठीक रहता है, उससे घर चल जाता है? एक्चुअली कोरोना के सिस्टम में मैं एक काम कर रही थी, जैसे मेरा मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी घर में, तो मुझे कुछ सोच नहीं रहा था कि मैं क्या करूं और बहुत सी समस्याएं आ रही थी। तो इन्होंने मुझे गाइड किया कि तू ये काम कर सकती है, इसमें तुझे मुनाफा मिल सकता है। तो इसलिए मैंने ना स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा ऑड लगा कि नहीं ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं करते रही तो मुझे वो अच्छा लगने लगा। तो मैंने जॉब का तो नाम छोड़ ही दिया, तो मुझे यही काम अच्छा लग रहा है। अच्छा, यही काम अच्छा लग रहा है और इसमें पैसे भी मिल जाते हैं। अब ये बताएं कि आप लोगों के साथ में इतनी सारी महिलाएं हैं, तो और महिलाएं आती हैं काम मांगने के लिए कि हमको आप काम दो? हाँ सर, आती है मांगने के लिए, बहुत सी महिलाएं आती है जो काम मांगती है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बोलना चाहूँगी, शी इज़ एन अनुषा काले मैम, एक्चुअली शी इज़ एन रोल मॉडल। और यहाँ पर जो सब लेडीज़ बैठे हैं, द ऑल द लेडीज़, शी इज़ अ बिजनेस वूमन, क्योंकि वो एक एक महिलाएं 10-10 जनों को रोज़गार देकर उनका घर चला रही है। इसको जहाँ काम नहीं मिल रहा था, इस लड़के को मैम ने काम दिया और वो स्टेबल बन गई है, अपने घर चला रही है, अपने पापा का हाथ बटा रही है। वो जो वुमन है वहाँ पे जो छाट रही है, उसको प्लास्टिक बोलते हैं, उस वुमन को इस उम्र में कोई भी काम देने के लिए रेडी नहीं था, तो मैम ने उनको वो काम देकर उनका भी वो घर चला रही है। और यहाँ पर ऐसे बहुत सी महिलाएं आती है कि मैडम आम्हाला रोज़गार द्या ना, मैडम आम्हाला रोज़गार द्या ना। मैम उनको बोलती है हाँ मेरे पास नहीं है अवेलेबल, तो अपने फ्रेंड्स के पास भेजती है उनको, या मैम के पास भेजती है, तो मैम उनको गाइड करते हैं और रोज़गार देते हैं। तो इस तरीके से नागपुर महानगर पालिका से महिला बचत गट हैं जो उनके माध्यम से ये काम हो रहा है। तो सामान्यतः ये वो कचरा है जो हमारे घरों से निकलता है और हमारे घरों से निकलने के बाद में जब ये कचरे की गाड़ी में जाएगा तो वो सीधे हमारे डंपिंग यार्ड जाएगा। तो डंपिंग यार्ड की क्या स्थिति है उसकी रिपोर्ट हाल ही में यूसीएन न्यूज़ ने दिखाई है कि वहाँ पर अब भी 13 लाख मेट्रिक टन कचरे का जो पहाड़ है हमारे भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड में वो पड़ा हुआ है। नागपुर महानगर पालिका और सरकारों की मदद से उसको नष्ट करने की एक प्रक्रिया जो है वो वहाँ शुरू है, लेकिन उस प्रक्रिया में भी पैसे खर्च हो रहे हैं। लेकिन यहाँ जो बचत गट की इन महिलाओं के माध्यम से हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये वो सारी कबाड़ की या कचरे की चीज़ें हैं जो हमारे घरों से निकलती हैं, रोज़ाना निकलती हैं, और इसको कहीं ना कहीं हम जो हमारे घर से निकलने वाला कचरा है हम उसमें मिला देते हैं और वो चला जाता है सारे कचरों के साथ में भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड में, जहाँ वो सालों साल तक डंप रहता है। हालांकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो रिसाइकल हो सकती हैं, जिनका पुनर्इस्तेमाल हो सकता है और जिनसे जो पर्यावरण के लिए जो घातक एक प्रक्रिया हो सकती है उससे भी निजात मिल सकता है। ये जो बॉटल है ये रिसाइकल होकर हमारे पास में वापस आ सकती है, हम इसका वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अगर थोड़े से जागरूक हों या हमारे घरों से निकलने वाला जो कचरा है उसको अगर हम सेग्रीगेट कर लें और उसको सही जगह पर उसको पहुंचा दें तो उसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश या प्रयास हो सकता है हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से, जो जिसका परिणाम भविष्य में हमें बहुत बेहतर देखने को मिल सकता है। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।